हेलो फ्रेंड, वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम इस वीडियो में MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे विथ रेशनल के साथ। ये MCQs ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। ये प्रीवियस एग्जाम में रिपीटेड हो चुके हैं, इसलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, इनएबिलिटी टू कैरी आउट नॉर्मल एक्टिविटीज़ डिस्पाइट इंटैक्ट मोटर फंक्शन इज। क्वेश्चन में पूछा है अगर कोई जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं कर पा रहा है, वो एबल नहीं है करने में, उसके मोटर फंक्शंस क्या हैं, ठीक है फिर भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ को कैरी आउट नहीं कर पा रहा है, तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे। इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन में है ए एनेडोनिया, बी एप्रेक्सिया, सी एपैथी, डी एमनेसिया। राइट आंसर है हमारा इसमें बी एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया क्या है, अगर कोई पर्सन नॉर्मल एक्टिविटीज़ को कैरी आउट नहीं कर पा रहा है, परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इसे हम इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एप्रेक्सिया। अदर वर्ड्स को किस लिए यूज़ करते हैं, एनेडोनिया। एनेडोनिया क्या होता है, इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर। अगर कोई खुशी की बात है, प्लेजर है, फिर भी वो क्या कर रहा है, उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा है, फील नहीं कर पा रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एनेडोनिया कहेंगे। ठीक है, ये क्या होगा, एनेडोनिया। अपैथी क्या होता है, इज ए स्टेट ऑफ सप्रेशन ऑफ इमोशन। अगर कोई अपने इमोशंस को दबा दे रहा है, सप्रेस कर दे रहा है, तो इस स्टेट को हम क्या करते हैं, इसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं अपैथी। और एमनेसिया क्या होता है, इज ए डेफिशिएंट इन मेमोरी। जो मेमोरी है हमारी, उसमें कमी आ जाना, किसकी वजह से, ब्रेन डैमेज होने की वजह से। ठीक है, जो हमारे मेमोरी फंक्शंस हैं उसमें कमी आ जाना, डेफिशिएट हो जाना उसमें, उसे हम एमनेसिया कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, डैमेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग लीड टू गुइलेन-बारे सिंड्रोम। इनमें से किसके डैमेज होने पर गुइलेन-बारे सिंड्रोम होता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑप्शन में है ए ब्रेन पैरेन्काइमा, बी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सी स्पाइनल कॉर्ड, डी थायराइड ग्लैंड। राइट आंसर हमारा होगा बी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डैमेज होता है तो क्या करेगा, कॉज गुइलेन-बारे सिंड्रोम कॉज करेगा। गुइलेन-बारे सिंड्रोम क्या होता है, GBS भी बोलते हैं इसे हम शॉर्ट फॉर्म में। गुइलेन-बारे सिंड्रोम इज ए रैपिड ऑनसेट ऑफ मसल्स वीकनेस। इसमें क्या होती है, जो हमारी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, कॉज बाय इम्यूनाइज सिस्टम डैमेजिंग द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो हमारा इम्यूनाइज सिस्टम है वो क्या कर दे, डैमेज कर दे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, उसकी वजह से ये होती है मसल्स वीकनेस, जिसे हम क्या कहते हैं, GBS गुइलेन-बारे सिंड्रोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर यूज टू डिक्रीज ब्रेन एडिमा एक्सेप्ट। ये जो ऑप्शन में दिए हुए हैं ये सभी किसके लिए यूज़ होते हैं, ब्रेन एडिमा जो होता है। ब्रेन एडिमा क्या होता है, ब्रेन में फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना। ठीक है, ये क्या होगा, ब्रेन एडिमा होगा। इसको डिक्रीज करने के लिए हम इन सब का यूज़ करते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। यहाँ पे एक्सेप्ट लगा है तो हमारे सभी राइट होंगे, बस एक को छोड़ के, वो ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑप्शन में ए हाइड्रोकोर्टिसोन, बी हाइपरवेंटिलेशन, सी डेक्सट्रोज इन्फ्यूज़न, डी मैनिटोल इन्फ्यूज़न। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे सी होगा। सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा डेक्सट्रोज इन्फ्यूज़न। ठीक है, इसको हाइड्रोकोर्टिसोन को, हाइपरवेंटिलेशन को एंड मैनिटोल इन्फ्यूज़ हम किस लिए करते हैं, ब्रेन का जो एडिमा होता है उसको डिक्रीज कम करने के लिए करते हैं, बस डेक्सट्रोज का हम यूज़ नहीं करते हैं। डेक्सट्रोज क्या करता है, जो फ्लूइड है उसको बढ़ा देता है। इसका रेशनल है मूवमेंट ऑफ द वाटर बिटवीन द ब्रेन एंड इंट्रावेस्कुलर स्पेस इज डिपेंडेंट ऑन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स। मैनिटोल जो हमारा होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन एक और बनता है, ये क्या होता है, इसे हाइपरटोनिक क्रिस्टलॉइड होता है। यहाँ पे एक ये क्वेश्चन बनता है, हाइपरटोनिक क्रिस्टलॉइड पूछा जाता है कि मैनिटोल क्या है, वो एक हाइपरटोनिक क्रिस्टलॉइड है। इसका हम यूज़ कब करते हैं, रिड्यूस द ICP। ICP क्या है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, इसको कम करने के लिए हम मैनिटोल का यूज़ करते हैं, मैनिटोल इन्फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारा राइट आंसर था 5% डेक्सट्रो, इसका हम यूज़ नहीं करते हैं। ये क्या होता है, एक हाइपोऑस्मोलर होता है, इज इन वाटर, रिड्यूस सीरम सोडियम। ये क्या करता है, सोडियम को रिड्यूस करता है एंड इंक्रीज ब्रेन वाटर। मैंने अभी बताया था ब्रेन एडिमा क्या होता है, इसमें वाटर का कलेक्शन हो जाता है ब्रेन में, जिसे हम ब्रेन एडिमा कहते हैं।
और हमारा डेक्सट्रोज क्या करेगा, ये क्या करेगा, इंक्रीज ब्रेन वाटर, जो ब्रेन का वाटर है उसको बढ़ा देगा। और तो इसलिए हम 5% डेक्सट्रोज को यूज़ नहीं करते हैं ब्रेन एडिमा में। और ये क्या करता है, आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर को भी बढ़ा देता है। ठीक है, अगर एडिमा बढ़ेगा तो आईसीपी भी बढ़ेगा, और एडिमा कम होगा तो आईसीपी भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, the plexus that supply nerve to the skin and muscles of the upper limb and some of the chest muscles is। इसमें प्लेक्सस पूछा है, कौन सा प्लेक्सस नर्व सप्लाई करता है कहाँ पर, स्किन में, स्किन एंड मसल्स, कहाँ की स्किन एंड मसल्स में, ऑफ अपर लिम्ब, जो अपर लिम्ब होता है उसकी स्किन एंड मसल्स में कौन सा प्लेक्सस नर्व सप्लाई करता है, एंड सम ऑफ द चेस्ट मसल्स में। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा प्लेक्सस है जो नर्व सप्लाई करता है अपर लिम्ब की स्किन एंड मसल्स में और कुछ चेस्ट मसल्स में। ऑप्शन में है हमारा ए सर्वाइकल प्लेक्सस, बी ब्रैकियल प्लेक्सस, सी लंबर प्लेक्सस, डी सैक्रल प्लेक्सस। राइट आंसर है हमारा बी ब्रैकियल प्लेक्सस। ये क्या करता है, नर्व सप्लाई करता है जो अपर लिम्ब होता है उसकी स्किन एंड मसल्स में और कुछ चेस्ट मसल्स में। ठीक है, अदर जो प्लेक्सस है वो कहाँ पे नर्व सप्लाई करते हैं, जो सर्वाइकल प्लेक्सस था हमारा वो सप्लाई नर्व टू द बैक ऑफ द हेड, जो हेड है हमारा उसके बैक में और सम नेक मसल्स में सर्वाइकल प्लेक्सस नर्व सप्लाई करता है। और जो नेक्स्ट था हमारा लंबर प्लेक्सस, ये क्या करता है, सप्लाई नर्व टू द वेस्कुलर लेक्यूना नियर द सेफिनियस हियाटस एंड सप्लाई टू द स्किन बेलो, जो स्किन है हमारी उसके नीचे लंबर प्लेक्सस क्या करता है, नर्व की सप्लाई करता है। और जो सैक्रल प्लेक्सस है हमारा वो क्या करता है, सप्लाई नर्व टू द स्किन एंड द मसल ऑफ द पेल्विक एंड लोअर लिम्ब, जो पेल्विस है एंड लोअर लिम्ब है उसकी स्किन एंड मसल्स में नर्व सप्लाई कौन करता है, सैक्रल प्लेक्सस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, व्हाट शुड द नर्स डू फर्स्ट व्हेन ए मेल क्लाइंट इज हैविंग ए टॉनिक क्लॉनिक सीजर। इसमें पूछा है कि अगर किसी मेल क्लाइंट को टॉनिक क्लॉनिक सीजर आ रहे हैं तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए। प्रायोरिटी का क्वेश्चन है, इसमें प्रायोरिटी पूछी है, नर्स को कंडीशन देखे कि टॉनिक क्लॉनिक सीजर है मेल क्लाइंट में, तो सबसे पहले नर्स को क्या करना चाहिए। ऑप्शन में है रिस्ट्रेन द क्लाइंट आर्म एंड लेग्स, बी एलिवेट द हेड टू द बेड, सी प्लेस ए टंग ब्लेड इन द क्लाइंट माउथ, डी टेक मेजर्स टू प्रिवेंट इंजरी। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा डी हमारा राइट आंसर होगा, टेक मेजर्स टू प्रिवेंट इंजरी। हमें क्या करना है, सबसे पहले उसे इंजरी से प्रिवेंट करना है। ठीक है, पेशेंट को प्रिवेंट करना ये क्या रहेगी, यहाँ पे नर्सिंग प्रायोरिटी रहेगी। ओके, तो इसलिए हमारा ये राइट आंसर होगा। इफ़ एनी पर्सन इज एक्सपीरियंस टॉनिक क्लॉनिक सीजर, अगर किसी भी पर्सन को टॉनिक क्लॉनिक सीजर आ रहे हैं तो मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, इज इंश्योर मेजर टू प्रिवेंट इंजरी, उसे इंजरी से बचाने के लिए जो भी मेजर्स हैं वहाँ पर वो करना। ठीक है, 6 क्वेश्चन नंबर 6, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज इन ए पेशेंट विद ए ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी इज टर्म एज। एक पेशेंट है, अनकोऑर्डिनेट मूवमेंट कर रहा है एक्सट्रीमिटीज़ जो हैं उनसे इन ए पेशेंट, तो इसे हम क्या कहेंगे, और क्या है पेशेंट को, विथ ए ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ब्रेन में इंजरी हुई है, चोट लगी है, ट्रॉमा हुआ है, तो इस टर्म को, इसके लिए टर्म पूछा है, क्या कहेंगे इस टर्म को। उसकी वजह से जो ट्रॉमा हुआ है ब्रेन इंजरी में, उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कर रहा है एक्सट्रीमिटीज़ के। जैसे इसके लिए एग्जांपल है, जैसे कोई चेयर पर बैठे बैठे अपना पैर अप डाउन करता है, तो यहाँ पे वो एग्जांपल लग रहा है, तो इसको हम, इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे क्या है, विथ ए ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी है उसे। ठीक है, उसकी वजह से वो एक ही मूवमेंट को, अनकोऑर्डिनेट मूवमेंट्स कर रहा है अपनी एक्सट्रीमिटीज से। तो ऑप्शन में है ए अटैक्सिया, बी अप्रैक्सिया, सी डिस्टोनिया, डी डिस्काइनेजिया। इसको हम कहेंगे, राइट आंसर होगा हमारा ए अटैक्सिया। अटैक्सिया क्या होगा हमारा, राइट आंसर होगा। ये क्या होता है, ईपीएस का सिम्टम होता है अटैक्सिया। इसके लिए अगर कोई पर्सन अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कर रहा है एक्सट्रीमिटीज़ का, तो हम क्या कहेंगे, अटैक्सिया इस टर्म को कहेंगे। ठीक है, क्लाइंट विथ अटैक्सिया हैव प्रॉब्लम विद द कोऑर्डिनेशन। अगर पेशेंट अटैक्सिया का है तो उसे वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, बिकॉज पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट कंट्रोल मूवमेंट एंड बैलेंस आर अफेक्टेड। उसके पेशेंट की क्या हुआ था, ब्रेन ट्रॉमा और इंजरी हुई थी, जिसकी वजह से उसका क्या हो गया, नर्वस सिस्टम एंड जो मूवमेंट, जो कंट्रोल मूवमेंट एंड बैलेंस होता है उसका, वो सिस्टम क्या हो गया, अफेक्ट हो गया। जो मूवमेंट और बैलेंस को कंट्रोल करता है, उसकी वजह से क्या हो गया, उसे अटैक्सिया हो गया।
ठीक है। अटैक्सिया में क्या होता है, में अफेक्ट द फिंगर्स, ये किस किस को इफेक्ट करता है, मैंने लेग का एक्सट्रीमिटीज़ का एग्जांपल दिया था, बट ये फिंगर्स को, हैंड्स को एंड आर्म्स को, लेग्स को और बॉडी स्पीच को एंड आई मूवमेंट्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल बी अफेक्टेड ड्यू टू एन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज होती हैं, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज, अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो कौन सा फंक्शन अफेक्टेड होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज होती है, अगर उनमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कौन सा फंक्शन अफेक्ट होगा। ए ऑडिटरी परसेप्शन, जो सुनते हैं वो परसेप्शंस अफेक्टेड होंगे। बी जजमेंट, इंसाइट एंड रीजनिंग, जो जजमेंट होता है हमारा, इंसाइट होता है एंड रीजनिंग, वो अफेक्ट होगा। सी बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। डी विजुअल इंटेग्रेशन फ्रॉम लैंग्वेज कंप्रहेंशन। यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा बी, जजमेंट, इंसाइट एंड रीजनिंग क्या होगी हमारी, अफेक्टेड होगी अगर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज में ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो, ठीक है। सॉरी, राइट आंसर हमारा बी होगा। द फ्रंटल लोब आर सप्लाई बाय द एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। जो फ्रंटल लोब होता है वहाँ पर जो सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज से होती है, ठीक है। जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है वो कहाँ सप्लाई करती है, फ्रंटल लोब में। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द फ्रंटल लोब कंट्रोल, जो हमारा एंटीरियर पोर्शन होता है, फ्रंटल लोब होता है जो हमारा, वो क्या कंट्रोल करता है, हायर मेंटल फंक्शन सच एज जजमेंट, इंसाइट एंड रीजनिंग। तो अगर हमारा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज अफेक्ट होगी तो क्या, ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो वो क्या अफेक्ट करेगी, जो हमारे हायर मेंटल फंक्शंस हैं उनको अफेक्ट करेगी। और हायर मेंटल फंक्शन में हमारे क्या आते हैं, सच एज जजमेंट, इंसाइट एंड रीजनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर इंडिकेट इन एन एडल्ट पेशेंट एज पर ग्लासगो कोमा स्केल। इसमें सॉरी थोड़ी कुछ आई थिंक मिस्टेक हो गई है। इसमें क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्कोर इंडिकेट कॉमा, यहाँ पे कॉमा रह गया है, कॉमा इन एन एडल्ट पेशेंट एज पर जीसीएस ग्लासगो कोमा स्केल। ये क्या होता है, हम जो कॉन्शियस लेवल होता है पेशेंट का उसको असेस करने के लिए हम जीसीएस, जिसे हम फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं जीसीएस, और उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ग्लासगो कोमा स्केल। किसी पेशेंट का कॉन्शियस लेवल चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अगर कितना स्कोर हो, जो क्या इंडिकेट करता है, कॉमा कितने स्कोर पर हम कहते हैं। ऑप्शन में A 0, B 5, C 9, D 12। राइट आंसर है हमारा B 5। अगर 5 स्कोर आ रहा है ऑप्शन में, राइट हमारा बी आंसर होगा। 5 स्कोर आ रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, कॉमा की कंडीशन कहेंगे, ठीक है। ए स्कोर बेलो 8 इन ग्लासगो कोमा स्कोर इंडिकेट कॉमा। अगर 8 से, जो 8 स्कोर है उससे कम जा रहा है तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, कॉमा कहेंगे, ठीक है। और हमारा होता कितना है स्कोर जीसीएस में, 3 से 15, ठीक है। 15 क्या होता है हमारा मैक्सिमम स्कोर होता है, और 3 क्या होता है हमारा मिनिमम स्कोर होता है, ठीक है। मिनिमम अचीवेबल स्कोर होते हैं ये हमारे 15 और 3, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनता है, हमारा मैक्सिमम स्कोर 15 रहेगा और मिनिमम 3, ठीक है। और 0 स्कोर इज नॉट एप्लीकेबल एज पर जीसीएस। ग्लासगो कोमा जो जीसीएस है उसमें 0 स्कोर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। ये भी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज इंक्रीज बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारा, वो कौन सी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। ऑप्शन में ए हार्ट रेट, बी सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, सी सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, डी ऑल ऑफ दिस। राइट आंसर हमारा ए होगा, हार्ट रेट, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की क्या क्या एक्टिवेशन होते हैं, लीड टू इंक्रीज इन हार्ट रेट को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। वाइडनिंग ऑफ द एयरवे इन द लंग्स, जो लंग्स है उसके एयरवे को वाइड करता है। एंड डायलेशन ऑफ पिपल्स, जो पिपल्स है हमारी आइज की उसको डायलेट करता है। इट इज़ ऑल्सो रिजल्ट इन स्लोइंग डाउन ऑफ डाइजेस्टिव एक्टिविटी, जो हमारी डाइजेस्टिव एक्टिविटी है उसको क्या कर देता है, बट स्लो कर देता है। बाय इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस एंड सलाइवा। कैसे कर देता है डाइजेस्टिव एक्टिविटी को स्लो, जो डाइजेस्टिव जूस एंड सलाइवा होते हैं उनका सिक्रेशन कम करके, ठीक है, उनका सिक्रेशन को रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी स्लो हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, पैथोलॉजी सीन इन अल्जाइमर डिजीज इज एट्रोफी ऑफ। जो
एल्जाइमर डिजीज़ होती है उसकी पैथोलॉजी पूछी है इसमें, वो किसको अफेक्ट करती है, एल्जाइमर डिजीज़ में क्या अफेक्ट होता है, एल्जाइमर डिजीज़ होता क्या है ये हम रेशनल में देखेंगे। पहले हम एल्जाइमर डिजीज़ में क्या अफेक्ट होता है ये क्वेश्चन में पूछा है। इसमें ऑप्शन में है ए पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन, बी फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन, सी फ्रंटल एंड पैराइटल लोब ऑफ ब्रेन, डी पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब ऑफ ब्रेन। राइट आंसर हमारा ए होगा पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन। ये क्या होता है एल्जाइमर डिजीज में अफेक्ट होते हैं। पैराइटल एंड टेम्पोरल लोब ब्रेन ये क्या होते हैं एल्जाइमर डिजीज में अफेक्ट होते हैं। याद रखना है एल्जाइमर डिजीज होता क्या है, एल्जाइमर डिजीज इज ए प्रोग्रेसिव डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज। ये क्या होती है ब्रेन डिजीज होती है, प्रोग्रेसिव एंड डीजनरेटिव ब्रेन डिजीज होती है दैट स्लोली इरोड्स मेमोरी एंड थिंकिंग स्किल। जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी क्या होती है सोचने की क्षमता, ठीक है, मेमोरी है हमारी थिंकिंग है, थिंकिंग जो सोच है हमारी मेमोरी में हमारा जितनी भी जो भी हमारी बातें हैं उसको हम रिकॉल करके रखते हैं, मेमोरी है हमारी थिंकिंग है, इसको क्या कर देती है स्लो कर देती है। एल्जाइमर डिजीज़ में क्या हो जाते हैं इसके जो ये क्या होती है स्लो हो जाती है, थिंकिंग एंड मेमोरी अफेक्ट होती है एंड इवेंचुअली इवन द एबिलिटी टू कैरी आउट सिंपल टास्क। इसमें जो पेशेंट के सिंपल टास्क होते हैं, सिंपली जो डेली टास्क होते हैं वो भी क्या कर पाता है पेशेंट नहीं कर पाता है, वो भी कैरी आउट नहीं कर पाता है। और यहाँ पे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एल्जाइमर डिजीज इज डिमेंशिया। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है एल्जाइमर डिजीज का, डिमेंशिया होता है, सॉरी डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन कॉज होता है एल्जाइमर डिजीज। कंफ्यूज हो गया, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया इज एल्जाइमर डिजीज। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूरो ट्रांसमीटर एक्सेप्ट। इसमें पूछा है कि सभी न्यूरो ट्रांसमीटर है सिर्फ एक को छोड़ के, एक्सेप्ट आ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन जब एक्सेप्ट लिखा है तो ध्यान देना है उसमें सभी क्वेश्चंस राइट होते हैं बस एक को छोड़ के। तो ये सभी क्या है न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं सिर्फ एक को छोड़ के। ऑप्शन में ए डोपामाइन, बी गाबा, सी सीरोटोनिन, डी ट्रोपोनिन। राइट आंसर होगा इसमें हमारा डी ट्रोपोनिन। ठीक है, ये क्या होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होता है, बाकी डोपामाइन गाबा सीरोटोनिन ये क्या होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ट्रोपोनिन क्या है पहले गाबा की फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होती है, गामा एमिनो बेंजोइक एसिड। जी क्या होती है गाबा की फुल फॉर्म होती है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। और ट्रोपोनिन क्या है हमारा एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो कि हार्ट मसल्स में प्रेजेंट होती है, जो कि कहाँ फाउंड होती है हार्ट जो मसल्स हैं हमारी उसमें प्रेजेंट होती है ट्रोपोनिन जो कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन है। इट इज़ कंसिडर एज अ बायोमार्कर इन डायग्नोस ऑफ एमआई मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है एमआई उसमें अगर हमें डायग्नोज करना है तो उसके लिए बायोमार्कर क्या होगा हमारा ट्रोपोनिन। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होती है जो हार्ट की मसल्स हैं उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसलिए ये हमारे लिए स्पेसिफिक बायोमार्कर होती है एमआई को डायग्नोज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है 12 नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व। जो स्पाइनल नर्व होती हैं वो कितनी होती हैं। ऑप्शन में है ए 28 पेयर, बी 30 पेयर, सी 31 पेयर, डी 33 पेयर। राइट आंसर है हमारा सी 31 पेयर। 31 पेयर क्या होती है हमारी स्पाइनल नर्व होती हैं। ठीक है, कैसे होती हैं इसमें क्या होती है देखो 8 तो सर्वाइकल होती हैं, 12 थोरेसिक होती है, 5 लंबर होती है, 5 सैक्रल होती है, 1 कॉकेक्सियल होती है। टोटल कितने पेयर हो गए 31 पेयर। यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं टोटल आपके 31 पेयर होंगे। और ईच पेयर हर एक पेयर क्या होता है कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड से विथ ए स्पेसिफिक डिजाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है, और सभी पेयर क्या होते हैं स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एन अर्ली सिम्टम ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस का अर्ली सिम्टम क्या होता है। ऑप्शन में है ए डिस्फेजिया, बी फैटिक इम्प्रूव इन द इवनिंग, सी पिटोसिस, डी रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस। राइट आंसर हमारा सी होगा यहाँ पे पिटोसिस। ठीक है, ये क्या होता है माइस्थेनिया ग्रेविस का अर्ली सिम्टम होता है। ठीक है, क्या होता है पिटोसिस।
माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है, पहले ये देखते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होती है, इज ए रेयर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जो कि क्या कॉज करता है, दैट कॉज वीकनेस इन द स्केलेटल मसल्स। ठीक है, देयर इसका फर्स्ट साइन एंड सिम्टम क्या होता है, इन्वॉल्व आई प्रॉब्लम। आई प्रॉब्लम आती है इसमें, सच एज ड्रॉपिंग ऑफ वन और बोथ आईलाइट्स। जो आईलाइट्स होती हैं आपकी, उसका क्या होना, गिर जाना, ड्रॉपिंग होना, एक का या दोनों का, वन या बोथ का, जिसे हम क्या कहते हैं, पिटोसिस कहते हैं, जो कि क्या है, फर्स्ट अर्ली साइन एंड सिम्टम है। और पिटोसिस की जगह अगर हमारा ऑप्शन में डिप्लोपिया दिया होता है तो वो भी हमारा राइट आंसर होगा। डिप्लोपिया क्या होता है, डबल विजन, डबल दिखाई देना, जैसे ड्रिंक करके लोगों को दिखाई देता है ना डबल, वैसे डबल विजन डिप्लोपिया बोलते हैं। ये दोनों ही क्या है, हमारे अर्ली साइन एंड सिम्टम है माइस्थेनिया ग्रेविस के, जो कि क्या है, एक न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मोस्ट कॉमनली कॉज इस्केमिक स्ट्रोक। कौन सी कंडीशन है, इसमें मोस्ट कॉमन कॉज पूछा है इस्केमिक स्ट्रोक का। इस्केमिक स्ट्रोक का क्या होता है मोस्ट कॉमन कॉज, ऑप्शन में ए एवी मालफॉर्मेशन, बी कोकेन यूज, सी हेड ट्रॉमा, डी रप्चर ऑफ एन्यूरिज्म। यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा बी। अगर कोई पेशेंट ज़्यादा कोकेन यूज़ कर रहा है तो उसे क्या होगा, इस्केमिक स्ट्रोक के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, सॉरी, कोकेन इज ए पोटेंट वेज ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड मे रिजल्ट इन लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन। बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन कोकेन के यूज़ होने की वजह से प्रेजेंट होती है और ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है इस्केमिक स्ट्रोक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर टू वीकनेस ऑफ बोथ लेग्स एंड लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो लेग्स हैं, दोनों लेग्स में, बोथ लेग्स या लोअर पार्ट में क्या आ जाना, वीकनेस आ जाना। पार्ट ऑफ द जो ट्रंक के बोथ लेग्स हैं और लोअर पार्ट है उसमें क्या आ जाना, वीकनेस आ जाना। इसके लिए हम कौन सी एक टर्म यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन में है ए पैरापेरेसिस, बी क्वाड्रिपेरेसिस, सी हेमीप्लेजिया, डी टेट्राप्लेजिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर रिपीट होता है। राइट आंसर हमारा होगा इसमें ए पैरापेरेसिस। ठीक है, पैरापेरेसिस क्या है, वीकनेस ऑफ बोथ लेग एंड लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक। जो लेग्स हैं, दोनों लेग्स हैं और लोअर पार्ट है, उसमें क्या आ जाना, वीकनेस आ जाना, इज ए पैरापेरेसिस। अदर टर्म्स हम कब यूज़ करते हैं, टेट्रापेरेसिस क्या होता है, जिसे हम ऑफ क्वाड्रिपेरेसिस भी कहते हैं, इज ए सिमिलर इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल 4 लिम्स, इस टर्म इज टेट्रापेरेसिस ऑफ क्वाड्रिपेरेसिस। जो इसमें ऑप्शन क्वेश्चन में क्या था हमारा, बोथ लेग एंड लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक में वीकनेस आ जाना, बट जो हमारी 4 एक्सट्रीमिटीज़ हैं, लेग एंड हैंड हैं, जो अगर उनमें वीकनेस आती है तो उसके लिए हम क्वाड्रिपेरेसिस वर्ड टर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया आपको, क्वाड्रिपेरेसिस हम टर्म किसके लिए यूज़ करते हैं, जो 4 लिम्स है हमारी, 4 ही लिम्स में क्या आ जाना, वीकनेस आ जाना, इसे हम टेट्रापेरेसिस और क्वाड्रिपेरेसिस कहते हैं। और हेमीप्लेजिया क्या होता है, इज रेफर टू पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी है उसके वन साइडेड पे क्या आ जाना, जैसे पूरे आधे साइड पे क्या आ जाना, पैरालाइज हो जाना, वीकनेस आ जाना, पूरा वन साइड पैरालाइज हो जाना, जिसे हम क्या कहते हैं, इसके लिए हम कौन सी टर्म यूज़ करते हैं, हेमीप्लेजिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, acute lymphocytic leukemia ALL is commonly seen in people of which age group। ALL commonly किसमें, कौन सी एज ग्रुप में सीन होता है, ये क्या है, कैंसर है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो इसमें हम ये मोस्ट कॉमनली कौन सी एज में होता है, ऑप्शन में ए 4 to 12 ईयर, बी 20 to 30 ईयर, सी 30 to 45 ईयर, डी 50 to 70 ईयर। राइट आंसर है हमारा ए 4 to 12 ईयर में क्या होता है, ये ALL एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जो कि ब्लड कैंसर है, ये मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, द हाईएस्ट इंसिडेंस ऑफ एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन 4 to 12 ईयर, ये क्या होता है, चिल्ड्रन में एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया मोस्ट कॉमन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इंक्लूड। एनटीजी जो हमारी होती हैं, एनटीजी जिसे हम
क्या लेते हैं, सबलिंगुअली लेते हैं एनटीजी। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछा है, जो कि हम किस में करते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस में जो पेन होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, एनटीजी का सबलिंगुअली। तो नाइट्रोग्लिसरीन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, ए हाई ब्लड प्रेशर, बी हेडेक, सी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डी कॉन्स्टिपेशन। राइट आंसर होगा हमारा बी, हेडेक। हेडेक क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा एनटीजी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। एनटीजी इज यूज टू ट्रीटिंग हाई ब्लड प्रेशर। ये क्या करती है, हाई ब्लड प्रेशर को भी ट्रीट करती है। तो राइट आंसर हमारा ए जो ऑप्शन में दिया होता है हाई ब्लड प्रेशर, वो नहीं होगा। इस वर्क बाय रिलैक्सिंग ब्लड वेजल्स। ये क्या करती है, जो ब्लड वेजल्स होती हैं उसको रिलैक्स कर देती हैं, ठीक है। चेस्ट पेन अकर व्हेन द हार्ट नीड मोर ऑक्सीजन, दिस रिड्यूस द हार्ट वर्कलोड। ये क्या करती है, हार्ट का जो वर्कलोड होता है उसको कम करती है, एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाय द हार्ट, जो हार्ट के द्वारा ऑक्सीजन की नीड होती है उसके अमाउंट को भी कम करती है। इफेक्ट ऑफ एनटीजी कॉज हेडेक, ये क्या करेगी, हेडेक कॉज करती है। सॉरी, हाइपरटेंशन नहीं होगा यहाँ, हाइपोटेंशन होगा, ठीक है। हाइपोटेंशन एंड डिजीनेस, यहाँ पे हाइपरटेंशन गलत हो गया है। ये क्या करती है, हाइपोटेंशन करती है एंड डिजीनेस करती है, एंड हेडेक क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम ऑफ लेरेंजियल कैंसर इज। जो लेरेंजियल कैंसर होता है उसका मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम पूछा है, क्या होता है। ऑप्शन में है ए डिस्फेजिया, बी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, सी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, डी निमोथोरैक्स। राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पे सी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ठीक है। सी हमारा राइट आंसर होगा। जो मोस्ट कॉमन लेरेंजियल कैंसर का मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम क्या होता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। जो हॉर्सनेस कहेंगे, डरावनी टाइप की वॉइस आना। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस दैट इज दैट देन 2 वीक शुड बी एवेल्युएट। अगर 2 वीक से ज़्यादा टाइम तक हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आ रही है किसी पेशेंट की, तो हमें क्या करना है, इसको एवेल्युएट करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज वार्निंग साइन ऑफ लेरेंजियल कैंसर। क्योंकि ये क्या होता है, वार्निंग साइन होता है लेरेंजियल कैंसर का। अगर किसी भी पर्सन की 2 वीक से ज़्यादा हॉर्सनिंग वॉइस आ रही है तो उसे क्या करना है, एवेल्युएट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द ड्रग यूज फॉर द डायलेशन ऑफ पिपल इन द चिल्ड्रन इज। जो पिपल्स होती हैं आइस की, उसको डायलेट करने के लिए हम कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं चिल्ड्रंस में। ऑप्शन में ए एट्रोपिन, बी जेंटामाइसिन, सी बीटामेथासोन, डी लीवोफ्लॉक्सासिन। राइट आंसर क्या है हमारा, ए एट्रोपिन। एट्रोपिन हम क्यों यूज़ करते हैं, जो पिपल्स है उसको डायलेट करने के लिए, ठीक है। डायलेटिंग ड्रॉप ऑल्सो कॉल्ड माइड्रिएटिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, जो पिपल्स को डायलेट करती है उन ड्रग्स को हम माइड्रिएटिक्स कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारी क्या आती है, एग्जांपल है एट्रोपिन। इसे हम माइड्रिएटिक ड्रग कहते हैं। आर यूज टू इनलार्ज द पिपल। इसका हम यूज़ क्यों करते हैं, पिपल्स को इनलार्ज करने के लिए करते हैं। इनलार्ज क्यों करते हैं, फॉर एग्जामिनेशन टू अलाउ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो आई का एग्जामिनेशन करते हैं उसे हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, अगर वो आई का एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं, आई को जो आई की पिपल है उसको इनलार्ज करते हैं, बड़ा करते हैं, ठीक है। इसके लिए माइड्रेटिक्स ड्रग का यूज़ करते हैं, ओके, माइड्रेटिक्स ड्रॉप्स का, ओके। ये कितनी ही यूज़ करते हैं, एट्रोपिन ड्रॉप अवेलेबल कितनी होती है, एस 0.5% और 1% में अवेलेबल होती है, ठीक है। और बच्चों में कौन सी यूज़ करती है, 0.5% हम किस में यूज़ करते हैं, बच्चों में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, द हार्मोन सीक्रेट बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इंक्लूड्स। कौन सा हार्मोन इसमें से पूछा है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। ऑप्शन में है ए एंटीडायरेटिक हार्मोन, बी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन, सी कॉर्टिसोल, डी ऑक्सीटोसिन। राइट आंसर है हमारा बी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन। ये क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है हार्मोन, ठीक है। जो अदर हमारे हार्मोन है ये क्या होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। जो हमारा ऑक्सीटोसिन है और एंटीडायरेटिक हार्मोन है ईडीएच, ये दोनों हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं।
जो एंटीडायरेटिक हार्मोन है जिसे हम क्या कहते हैं, वेजोप्रेसिन भी कहते हैं, एंड ऑक्सीटोसिन आर सीक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और जो कॉर्टिसोल था हमारा, ये कहाँ से सीक्रेट है, सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड। ओके, कॉर्टिसोल एड्रिनल ग्लैंड से होता है, बाकी एडीएच एंड वेजोप्रेसिन कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन ये कहाँ से होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं। और हमारा राइट आंसर एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन था, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। Thank you for watch. Please subscribe for watch more videos. Press bell icon for notification. Like and share. Thank you friends.